अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो निबोश आईजी न्यू सिलेबस का यूनिट 1 IG1 का एलिमेंट नंबर 2 है। एलिमेंट नंबर 2, हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम वर्क एंड व्हाट दे लुक लाइक। तो जी कोर्स का पूरा नाम निबोश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ यूनिट 1 है IG1 और उसका एलिमेंट नंबर 2, हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स वर्क एंड व्हाट दे लुक लाइक। मतलब हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कैसा होगा और दे लुक लाइक वो किस तरह से काम करेगा, किस तरह से हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी जरूरत के मुताबिक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उस मैनेजमेंट सिस्टम को जरूरत के मुताबिक कहने का मतलब ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में स्पेसिफाइड तरीके से किस तरह से उसको हम सिस्टम का हिस्सा बनाएंगे। आगे चलते हैं जी। इस एलिमेंट 2 के अंदर दो तरह की चीजों के ऊपर फोकस होगा। पहली चीज जिसको हम देखेंगे वो है give an overview of the elements of an occupational health and safety management system and the benefits of having a formal certified system। के हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के एलिमेंट्स क्या हैं, वो कैसे काम करते हैं और उनके अलावा जो सर्टिफाइड सिस्टम या सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है वो किस तरह से हमारे लिए मुफीद साबित हो सकता है। दूसरे हिस्से में इसके हम पढ़ेंगे डिस्कस द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम दैट मेक इट इफेक्टिव पॉलिसी रिस्पॉन्सिबिलिटी अरेंजमेंट। अगला हिस्सा इसका मुश्तमिल होगा पॉलिसी के ऊपर कि किस तरह से एक पॉलिसी एक मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर बेहतर तरीके से असरअंदाज हो सकती है। बाकायदा स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट 2 इसका फर्स्ट वन है 2.1 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स। अच्छा, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स के इस टूल PDCA साइकिल टूल को पढ़ने से पहले, इस मैनेजमेंट सिस्टम के पढ़ने से पहले कुछ नॉलेज आपको PDCA साइकिल के हवाले से देना लाजमी है। जैसे प्लान डू चेक एक्ट, PDCA साइकिल जो है ये बेसिकली आपका हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का अपना साइकिल नहीं है, बल्कि इसको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में से इसको अडॉप्ट किया गया है या उससे लिया गया है। कैसे? PDCA साइकिल के 5 मुख्तलिफ नाम हैं। पहला प्लान डू चेक एक्ट PDCA, दूसरा PDSA प्लान डू स्टडी एक्ट, तीसरा OPDCA साइकिल ऑब्जर्वेशन प्लान डू चेक एक्ट, चौथा शेवर्ड साइकिल और पांचवा डेमिंग साइकिल। पहले 3 नाम। पहला PDCA साइकिल जब ये बना 1925 में शेवर्ड ने इस साइकिल को डेवलप किया और हमें दिया। शेवर्ड बेसिकली एक क्वालिटी गुरु था और उसने ये सिस्टम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए बनाया। इसके बाद 1974 में तकरीबन आधी सदी के बाद एडवर्ड डेमिंग ने इसके ऊपर काम किया और इसलिए इस साइकिल को डेमिंग साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 1 PDCA साइकिल प्लान डू चेक एक्ट, PDSA साइकिल प्लान डू स्टडी एक्ट, OPDCA साइकिल ऑब्जर्वेशन प्लान डू चेक एक्ट, देन वी हैव शेवर्ड साइकिल और डेमिंग साइकिल। उन दोनों के साइकिल में काम करने से इस साइकिल को इन नामों से भी पुकारा जाता है या इस नाम से भी ये साइकिल जाना जाता है। अब PDCA साइकिल की बात करें तो ये आपका मेन मैनेजमेंट का टूल है जिसके गिर्द तमाम तर चीजें रिवॉल्व करती हैं। द PDCA साइकिल प्लान डू चेक एक्ट। प्लान में क्या है? व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आपका इरादा क्या है, आप हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर करने क्या जा रहे हैं। डू, जो आपने प्लान किया उसको कर दीजिए। चेक दैट व्हाट यू आर डूइंग इज वर्किंग, आया जो काम आप कर रहे हैं वो कारामद है, मुयस्सर है, वर्किंग हालत में है या कि नहीं। एक्ट इफ व्हाट यू आर डूइंग कुड बी इम्प्रूव्ड, और अगर आपको चेक करने पे ये मालूम होता है
कि इसमें इम्प्रूवमेंट जरूरत है, तो वो एक्ट की सूरत में हम इम्प्रूवमेंट्स करेंगे ताकि सिस्टम मेंटेन भी रहे और कंटिन्यूअस प्रोग्रेस की तरफ चलता रहे। नेक्स्ट, ILO 2001, द ILO OHSMS, ये मॉडल हमें 2001 में ILO ने दिया और ये ILO का ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ की जानिब मॉडल था या उसके लिए मॉडल बनाया गया। इस मॉडल के अंदर आप देख सकते हैं कि इसके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं: पॉलिसी, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, एवेल्युएशन फेज, एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट एंड द लास्ट वन ऑडिट। आप देख सकते हैं कि ऑडिट को स्लाइड की राइट साइड पे है और मेरे सामने लेफ्ट साइड पे मौजूद है। इसका मतलब यह है कि आप पॉलिसी, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, एवेल्युएशन, एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट, इन सब बातों को चेक करने के लिए हमें ऑडिट के प्रोसेस की जरूरत होगी, जिसकी मदद से हम ये तमाम तर चीजें देख सकते हैं या इन तमाम तर चीजों को ट्रैक पे रखने के लिए हमें ऑडिट का सहारा लेना पड़ेगा। आगे चलते हैं जी, इन्हीं एलिमेंट्स को, ये जो इस ILO OSH है, इसके एलिमेंट्स को समझते हैं। नंबर 1, पॉलिसी, क्लियर स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट टू हेल्थ एंड सेफ्टी। पॉलिसी जो है ये एक स्टेटमेंट है, रिटन स्टेटमेंट होती है जिसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन्ड होते हैं रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, जिनको अपना के हम अपना हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बेहतर कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्शन में आपकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी कि आपने हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए किसने क्या किरदार अदा करना है या हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर किस बंदे की क्या डेजिग्नेशन है और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एट ऑल लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन में ये बात कर रहा है आपकी हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑल लेवल्स मतलब टॉप मैनेजमेंट, उसके बाद मिडिल मैनेजमेंट और लोअर में हमारे पास वर्कर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट, प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटिंग, डिटेल अरेंजमेंट्स टू मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी, रिस्क असेसमेंट आप परफॉर्म करेंगे। प्लानिंग, आप किसी भी चीज को करने की मंसूबाबंदी करेंगे। देन इंप्लीमेंटिंग, वो जो मंसूबाबंदी कर दी जब आप उसको अमली शक्ल में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपका इंप्लीमेंटिंग में कंसिडर होगा। नेक्स्ट वी हैव एवेल्युएशन। एवेल्युएशन जो है ये बेसिकली मॉनिटर करती है कि जो मेथड्स या कंट्रोल मेजर आपने लिए हैं आया उनकी इफेक्टिवनेस क्या है, आया वो इफेक्टिव हैं भी या के नहीं। ऑडिट, इंडिपेंडेंट क्रिटिकल एंड सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक ऐसा रिव्यू होता है मैनेजमेंट सिस्टम का जिसके अंदर चीजों को क्रिटिकली देखा जाता है। इंडिपेंडेंट इसलिए होता है कि इसमें किसी का भी कोई दबाव काबिल कबूल नहीं होगा और हकीकत के ऊपर मबनी, फैक्ट्स के ऊपर मबनी जो है वो रिव्यू लिया जाता है मैनेजमेंट सिस्टम का। एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट, ऐसी सूरत हाल जिसमें ऑडिट से हमें ये बात वाजे होती है कि हम लैग कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में ऑडिट जो है हमें क्लियर कट जो रिमेडियल एक्शंस देगा या हमें सजेशंस देगा, हमें वो अपने सिस्टम को करेक्ट करने के लिए यूज करनी पड़ेंगी। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, द सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम विल डेवलप ओवर टाइम। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट में ऐसा है कि आप चीजों को एक हफ्ते, एक महीने, एक साल में ठीक नहीं कर सकते, बल्कि एक वक्त दरकार होता है जिसकी मदद से आप कुछ टाइम जब चीजों को देते हैं तो वो कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट की जानिब गामजन हो जाती हैं। आगे जी, जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ISO का जो स्टैंडर्ड हमारे लिए काबिले इस्तेमाल है या जो हमसे रेलेवेंट है, हमसे मुताल्लकत रखता है, मुताल्लिक है हमारे, वो ISO 45001 है, दी OHSMS स्टैंडर्ड। ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन का स्टैंडर्ड है 45001, जो जिसके मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का ऑडिट किया जाता है। अच्छा जी, मॉड्यूल 2.1 हमारा कंप्लीट हो गया। 2.1 के अंदर जो कुछ हमने पढ़ा उससे रिलेटेड पहली एक्सरसाइज हमारे साथ आ गई है, जिससे मैं पहले लेक्चर्स में भी बताता रहा हूं कि आपके पास जब भी मेरे लेक्चर के दौरान कोई भी एक्सरसाइज आए तो लाजिम है कि आप उस एक्सरसाइज को अपने तौर पर फिल आउट करें, अपने तौर पर प्रिपेयर करें, और उसके बाद जब वो प्रिपेयर हो जाए सजेशंस के लिए आप मेरे साथ शेयर करें मेरी ईमेल आईडी के ऊपर, मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, ताकि मैं उसमें आपको मजीद कुछ गाइड कर सकूं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया एलिमेंट 2.2। 2.2 मतलब एलिमेंट 2 का सेकंड पार्ट हमारे सामने इस टाइम पे मौजूद है। सेकंड पॉइंट जो हमारे पास टॉपिक है, सॉरी, ये कहता है मेकिंग द मैनेजमेंट सिस्टम वर्क। अब सिर्फ मैनेजमेंट सिस्टम आपने बना नहीं देना, बल्कि उस मैनेजमेंट सिस्टम ने को काम भी करना चाहिए, या इस काबिल बनाएं कि वो काम करे। तो इसमें सबसे पहले आती है दी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी क्या चीज है, इसके बारे में ये मजीद हम पढ़ेंगे। इसकी वजह यह है कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की फाउंडेशन है। एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जी, द फाउंडेशन स्टोन फॉर गुड हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट इन हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फाउंडेशन स्टोन बुनियादी है जी, बिल्कुल बुनियाद है। जब तक ये नहीं होगी तो आप सिस्टम का तयन नहीं कर सकते। सेट्स आउट द ऑर्गेनाइजेशंस एम, इससे पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन के मकासद क्या हैं। आइडेंटिफाइज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग दीज एम्स, और ये आइडेंटिफाई करेगा कि कौन से मकासद हासिल करने के लिए कौन जिम्मेदार है। स्टेट्स हाउ द एम्स आर टू बी अचीव, और फिर बतलाएगा कि आप अपने मकासद को अचीव कैसे कर सकते हैं, हासिल कैसे कर सकते हैं। स्पेसिफिक टू ईच ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट अंडरस्टूड है। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी शुड बी स्पेसिफिक। ये स्पेसिफिक इसलिए होगी कि फॉर एग्जांपल एक ही हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी तमाम तर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कभी भी फिट इन नहीं हो सकती। उसकी रीजन क्या है कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग इन अ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी कभी भी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉलिसी के से मिलती जुलती नहीं हो सकती। तो दोनों के लिए एक ही हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी जो है वो कारामद नहीं होगी। एक नोट दिया गया नीचे, नॉट टू बी कंफ्यूज विद पॉलिसी इन द हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम मॉडल। आपने पॉलिसी के साथ कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि पॉलिसी ही इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसको सामने रखते हुए तमाम तर मैनेजमेंट सिस्टम आपका काम करेगा। अच्छा जी, ग्रुप डिस्कशन आ गई। Why might the health and safety policy of two organization be different? ये जी आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद मेरे साथ इसको शेयर करेंगे। सेकेंडली, why is not there a prescribed one size fits all approach to developing a policy? कहता है और ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता, कि ऐसा क्यों नहीं है कि जहां पे एक ऐसी ही पॉलिसी बना दी जाए जो सबके ऊपर फिट आए। तो इस चीज के बारे में भी आप बताएंगे कि क्या वजह है, क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है, या ऐसा क्यों नहीं होता है। नेक्स्ट ग्रुप एक्सरसाइज में ये भी क्वेश्चन है, व्हाई इज एन ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी सो इंपॉर्टेंट, व्हाई माइट टू ऑर्गेनाइजेशन डूइंग सिमिलर वर्क हैव डिफरेंट पॉलिसीज। अच्छा, ये दोनों सवालों के आप जवाब जो हैं वो उसी तरह जिसका मैंने पहले बताया मेरी पहली वीडियोस में है, कि आप इन ग्रुप एक्सरसाइजेस को, ग्रुप डिस्कशन पॉइंट्स को, और इसके अलावा क्विज को या बाकी एक्सरसाइज के अंदर मौजूद क्वेश्चंस को सॉल्व करके मेरे साथ शेयर करेंगे, जिसका पर्पस ये है ताकि आपकी अच्छे तरीके से इस लेक्चर से, इस नॉलेज से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। नेक्स्ट जी, अच्छा जी, आर्टिकल्स का सिलसिला अभी तक जारी है।
जो ILO हमें रेकमेंड कर रहा है या ILO के कन्वेंशंस हैं। तो मैं थोड़ा सा रिकॉल करता चलूँ आपको कि हमने आर्टिकल्स जो ILO के अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, उनमें एलिमेंट 1 के अंदर पहला आर्टिकल 16, then we have on employer, then we have article number 10 same on employer, then we have article number 19 on workers और article number 17 on shared occupiers of shared premises जो था उसके मुतालिक आर्टिकल हमारा 17 था। अब जी हम पांचवें आर्टिकल के बारे की जाने बढ़ रहे हैं। आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है, इसके अंदर में क्या गाइडेंस देता है, किस बारे में गाइडेंस दे रहा है जी? ये हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के बारे में गाइडेंस दे रहा है हमें। ILO रिकमेंडेशन R164 requires employers to set down in writing policy and arrangements for health and safety management where circumstances warrant it in a readily understood language or medium। अच्छा जी, इसको अगर हम समझेंगे तो किस तरह से समझेंगे कि आर्टिकल नंबर 14 एक एम्प्लॉयर को पाबंद कर रहा है कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को तहरीरी शक्ल में डेवलप करे। डेवलप करने के बाद वो दो काम करे, एक तो ये कि तमाम वर्कर्स तक इस हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को वो पहुंचाए, और पहुंचाए भी किसमें? ऐसे मीडियम में, ऐसी जुबान में जो हर एक वर्कर के लिए काबिल कबूल हो। फॉर एग्जांपल डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नेशंस के लोग काम कर रहे होते हैं तो वहां पे लैंग्वेज बैरियर होता है। तो लाजमी बात है कि आप वर्कर्स को जो जुबान उनके लिए आसान है, सीखने में आसान, समझने में आसान है, तो उसी में आप ये अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी उन तक पहुंचाएंगे ताकि कोई भी वर्कर हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के अंदर मौजूद रूल्स रेगुलेशंस वगैरह से दूर ना रहे। आगे चलते हैं जी। अब एक हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को मजीद 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया गया है। इस डिवीजन का पर्पस क्या है? इस डिवीजन का पर्पस ये है, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को हमने जो 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, इसका पर्पस ये है ताकि हम हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को बेहतर तरीके से पहले तो मरतब कर सकें, इस्टेब्लिश कर सकें, डेवलप कर सकें, और दूसरा हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन के दौरान कोई भी किसी भी तरह की दुश्वारी ना आए। जब हम हर पॉइंट को इसके एड्रेस करेंगे तो उसी सूरत में एक हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी इफेक्टिव हो सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। हम करना क्या चाह रहे हैं जी? ऑर्गेनाइजेशन और कौन क्या करेगा, कौन इस स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट के मुताबिक जाएगा, अरेंजमेंट्स और हाउ दे आर गोइंग टू डू इट, और कैसे किया जाएगा। पहली चीज आ गई हमारे पास जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जिससे पहले डिस्कस हुआ, इसके अंदर ये चीज सामने लाई जाती है कि हम करना क्या चाह रहे हैं। इस सेक्शन के अंदर सेटिंग ओवरऑल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, हम तमाम तर एम्स, अपने मकासद जो हम हासिल करना चाह रहे हैं वो सेट करेंगे। कंप्लाइंग विद लॉ, कानून को फॉलो करेंगे। अचीविंग स्टैंडर्ड, और जो स्टैंडर्ड्स जिस तरह से ISO 9001 EMS मैनेजमेंट सिस्टम के स्टैंडर्ड्स हैं, इनको अचीव कैसे करेंगे। रिमाइंड्स वर्कर एट ऑल लेवल्स ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर लेवल पे, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट और वर्कर लेवल तक हर बंदे को उसकी जिम्मेदारियां याद करवाएंगे कि उसने क्या क्या करना है। साइंड एंड डेटेड बाय द मोस्ट सीनियर पर्सन। अच्छा, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का ये एक बहुत बड़ा अहम पॉइंट है, एक अहम नुक्ता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी साइन बाय मोस्ट सीनियर पर्सन क्यों होनी चाहिए और डेटेड क्यों होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में मिडिल या लोअर लेवल का वर्कर इसको साइन करता है तो इससे ऊपर वाले लोग कभी भी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे। दूसरा, इट शुड बी डेटेड।
डेटेड होने से ये पता चलता है कि कब कब हमें हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का रिव्यू लेना है, या लास्ट टाइम जब हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी डेवलप की गई तब सर्कमस्टांसेस क्या थे, अब सर्कमस्टांसेस क्या हैं। तो इसके मुताबिक पीरियोडिकली भी हम हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को जब रिव्यू लेते हैं तो उसकी डेट से ही हमें अंदाजा होता है कि हमारी पहले वाली हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी कितनी पुरानी हो चुकी है। तो ऐसी सूरत में हम उसका फिर रिव्यू लेते हैं। रेगुलर रिव्यू उस सूरत में होगा जब आपने पहले से इसको पीरियोडिकली आपने एक चीज डिसाइड की हुई है कि हमने एनुअल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का रिव्यू लेना है, 6 मंथली रिव्यू लेना है। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज के ऊपर। नेक्स्ट जी, अब सेटिंग स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स। स्मार्ट यहां पे एज एब्रिविएशन यूज हुआ है, जिससे बताने का मकसद ये है कि जब आप जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव्स आपके स्मार्ट होने चाहिए। कैसे? एज पर स्पेसिफिक, मखसूस हो कि अगर आप ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के लिए बना रहे हैं तो वो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो उसी को ही मैच करते हों, मेजरेबल, जिनको आप मेजर कर सकें। और मेजर करने के लिए यहां पे वर्ड क्वांटिफाइड यूज हुआ है। टेक्निकली हम मेजर जब भी करेंगे तो हम पास्ट रिकॉर्ड्स की बिहाफ पे मेजर करेंगे, क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी एक क्वालिटेटिव थिंग है। हेल्थ एंड सेफ्टी एक क्वांटिफाइबल चीज नहीं है कि हम इसको पहले से। तो ये वर्ड जो क्वांटिफाइड यहां पे यूज हुआ है, इसका मकसद बताने का यहां पे ये है कि पास्ट रिकॉर्ड्स को सामने रखते हुए, पास स्टैट्स को सामने रखते हुए आप देखेंगे कि आपने टारगेट्स अचीव किए या कि नहीं। अचीवेबल, हाँ, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होंगे जिनको हम अचीव करने की सलाहियत भी रखते हो। सिर्फ कागजी कार्रवाई में लिख के बात नहीं बनेगी जब तक कि आप प्रैक्टिकली उनको अचीव ना कर लें। रीजनेबल हो विद टाइम स्केल एंड रिसोर्सेज, कि आप किसी भी सूरत बर्डन ना फील करें इसको अचीव करने में, और टाइम स्केल भी ऐसा हो जिसमें ये कंप्लीट होते हो। टाइम बाउंड डेडलाइन देंगे, टाइम स्केल देंगे। इसकी रीजनिंग ये है कि अगर आप टाइम बाउंड नहीं करेंगे चीजों को, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यू हैव टू परफॉर्म रिस्क असेसमेंट। अब जब आपने कह दिया यू हैव टू परफॉर्म रिस्क असेसमेंट, आपने साल में एक बार की, कब की, बस रिस्क असेसमेंट, तो ऐसी सूरत में मैनेजमेंट सिस्टम ऑन ट्रैक नहीं रह सकता। तो ऐसी सूरत में आप डेडलाइन कैसे देंगे, जिससे यहाँ पे एग्जाम्पल भी मेंशन्ड है 48 रिस्क असेसमेंट विद इन अ 12 मंथ्स पीरियड। तो अंडरस्टूड है 48 डिवाइडेड बाय 12 4, तो मतलब हर वीक में आपको एक रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करनी पड़ेगी ऑन ट्रैक रहने के लिए। नेक्स्ट जी, सेटिंग स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स ही कंटिन्यू है। कहता है इट विल बी इंपॉर्टेंट टू कंसीडर, मतलब जब आप स्मार्ट ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो तो आपने ये चीजें कंसीडर करनी है, क्योंकि ये चीजें अहमियत की हामिल हैं इस दौरान। Who is going to set the objective? कौन है जो मकासद का तयन कर रहा है? How objectives will be set at each function level? और फिर इन मकासद को कैसे ऑर्गेनाइजेशन के हर फंक्शनल लेवल के ऊपर हम अचीव कर सकते हैं? लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स, इसके लिए हमें क्या कानूनी पेचीदगियां या क्या ऐसी रिक्वायरमेंट्स दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की हैं जिनको फुलफिल करना हमारी जिम्मेदारी है? हैजर्ड्स क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन के, रिस्क क्या हैं, टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन हमारे पास क्या अवेलेबल हैं, उसके अलावा फाइनेंशियल, ऑपरेशनल एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट के माली तौर पर और प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करते हुए, और बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, मतलब माली तौर पर, ऑपरेशनल और बिजनेस, हमें इसके अंदर क्या क्या चीजें दरकार होंगी। व्यूज ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी, इंटरेस्टेड पार्टी से मुराद कोई भी बंदा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल जिनका इंटरेस्ट है इस बिजनेस में, बेसिकली स्टेक होल्डर्स, कि या तो जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, या तो जो ये काम परफॉर्म करेंगे, या जनरल पब्लिक, कोई भी ऐसा जो इससे अफेक्ट हो सकता है इस काम से, तो उन तमाम तर लोगों के व्यूज लाजमी लिए जाएंगे ताकि किसी भी सूरत किसी को भी किसी भी तरह की शिकायत ना हो। आगे जी अगेन ग्रुप एक्सरसाइज आ गई।
ग्रुप एक्सरसाइज में कहता है जी टारगेट में बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट टू शो कमिटमेंट टू इंप्रूवमेंट। ठीक हो गया। व्हाई टारगेट शुड बी इंक्लूडेड, जनरल एग्जांपल्स ओनली नीडेड। ये आप बताएंगे कि टारगेट्स क्यों हम इंक्लूड करते हैं जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में। आगे चलते हैं जी। आगे चलेंगे तो अब हमारा सेकंड पार्ट आ गया है। किसका सेकंड पार्ट आ गया है? जो हमने हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के सेक्शंस डिस्कस किए थे उसके अंदर। पहला था जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल सेक्शन था। तो ऑर्गेनाइजेशनल सेक्शन में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि आपने अब स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट तो बता दिया आपने, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव सेट करके आपने बता दिया कि हमारे मकासद क्या हैं, हम करना क्या चाह रहे हैं। अब ये चीज यहां पे क्लियर की जाएगी कि ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे आप डिफाइन करेंगे या किस तरह से देंगे। पहले आउटलाइन द चेन ऑफ कमांड फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। चेन ऑफ कमांड COC को बोलते हैं, जिसमें आपके MD से या GM से एक कमांड स्टार्ट होती है और वो नीचे वर्कर तक स्टेप बाय स्टेप आती है। ये चेन ऑफ कमांड सिस्टम COC इसलिए डेवलप किया जाता है ताकि चीजें स्मूथली परफॉर्म होती रहें। आगे जी आइडेंटिफाई, इसके अंदर फिर हम रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टाफ की आइडेंटिफाई करेंगे। यूजली इंक्लूड्स एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट रिलेटिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी, और ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट इसी तरह है जिसमें सबसे ऊपर आपका GM या MD है, नीचे डिपार्टमेंटल डायरेक्टर्स आएंगे, उनके नीचे मैनेजर्स, मैनेजर्स के नीचे सुपरवाइजर्स, सुपरवाइजर्स के नीचे जनरल वर्कर। देन लास्ट वन शो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड फीडबैक, और फिर उसके बाद आप किस तरह से चीजों को कम्युनिकेट करेंगे लोगों तक, वर्कर तक, ऊपर से नीचे कैसे चीजों को कम्युनिकेट किया जाएगा, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में नीचे से ऊपर कैसे फीडबैक को पहुंचाया जाएगा। ये जी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, आपके सामने ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट मौजूद है जिसके ऊपर मैनेजिंग डायरेक्टर। अच्छा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है, याद रखिएगा 1990s से पहले आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर GM जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO तीनों लोगों के डेजिग्नेशंस मौजूद होते थे। अब जो नया स्ट्रक्चर, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में आज तक ऐसा है, लेकिन जो न्यू स्ट्रक्चर डेवलप किया गया है एक मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर रहते हुए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से जो स्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, उसमें अब सबसे ऊपर या तो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा या CEO होगा या आपका जनरल मैनेजर होगा। उसके नीचे जी डायरेक्टर्स आगे, उससे नीचे मैनेजर्स, उससे नीचे सुपरवाइजर्स और उससे नीचे एम्प्लॉइज। और हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर को अगर आप देखें तो वो तमाम तर जो लेवल्स हैं उनके ऊपर इंटरेक्ट कर रहा है, उन तमाम तर लोगों से राब्ते में है, क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर ने मेक श्योर करनी है मैनेजिंग डायरेक्टर से लेके एम्प्लॉइज तक सबकी सेफ्टी को। अच्छा जी नेक्स्ट आ गया। अब इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हम काफी डेप्थ में अपने आने वाले एलिमेंट के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे सिर्फ हम उनको आउटलाइन करके आगे चलेंगे। द CEO और MD अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल, क्योंकि वो चेयर कर रहा है पूरे सिस्टम को, तो ऐसी सूरत हाल में रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी उसी के साथ रहेगी। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट ने बता दिया उसको हर रोज की बुनियाद पे किस तरह से ऑन ट्रैक रखेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। ऑल एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिंग सेफली, जो वर्कर्स को बता दिया गया जो कि वर्कर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है आर्टिकल नंबर 19 ऑफ ILO C155 के तहत के वर्कर को जो कुछ सिखाया गया वो उसको बरूए कार लाते हुए बेहतर तरीके से सेफली काम को परफॉर्म करेगा। देन वी हैव कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन कौन है? मैं कल भी बता चुका हूं, जो चीज चार चीजों के हामिल होंगे, कैट, नॉलेज, एबिलिटी, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे कॉम्पिटेंट पर्सन फर्स्ट इज अ फायर मार्शल, देन वी हैव स्पेशलिस्ट हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर, ऐसे लोग जो हेल्थ एंड सेफ्टी के डिपार्टमेंट को लुक आफ्टर कर रहे हैं प्रैक्टिकली, वो आपके स्पेशलिस्ट हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर में आएंगे। नेक्स्ट वी हैव इसी के आगे
responsible for providing advice to sport management and employee. अच्छा जी, लास्ट सेक्शन ऑफ दी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का लास्ट सेक्शन आ गया. जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट हमने डिस्कस कर लिया. उसके अंदर कैसे स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स को हमने डिसाइड किया, सेट किया. उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल सेक्शन आया जिसमें हमने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की. और उसके बाद अब अरेंजमेंट्स. अब हम अरेंजमेंट्स करेंगे कि इस सिस्टम को प्रैक्टिकली ऑन ट्रैक रखने के लिए या इस मैनेजमेंट सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए हमें क्या क्या अरेंजमेंट्स करनी होंगी. अब इन अरेंजमेंट्स में जनरल टॉपिक्स में आता है हमारे पास कि इन जनरल कौन कौन सी हमें अरेंजमेंट्स करनी है. कैरिंग आउट रिस्क असेसमेंट, हम रिस्क असेसमेंट्स परफॉर्म करेंगे. इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग, हाँ एम्प्लॉयर वर्कर को इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन देगा, हिदायत देगा और ट्रेनिंग देगा. एक्सीडेंट एंड नियर मिस रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, जिसका हवाला मैं अपने पिछले लेक्चर में दे चुका हूं कि रिडर 1995 जिसकी अपडेटेड फॉर्म रिडर 2013 है, रिपोर्टिंग ऑफ इंजरीज डिजीजेस डेंजरस अकरेंसेस रेगुलेशंस 1995 एंड 2013 जो अपडेटेड फॉर्म है, उसके तहत आपको कोई भी छोटे से छोटा वाकया और बड़े से बड़ा हादसा हर सूरत रिपोर्ट करना है. अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव कंसल्टेशन विद वर्कर. और वर्कर के साथ कंसल्ट करना लाजिम है एम्प्लॉयर के लिए. और इसके लिए भी मैं पहले बता चुका हूं आपको. ILO C155 का आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 20 बाउंड करता है एम्प्लॉयर को कि अपने वर्कर के साथ वो कंसल्टेशन लाजमी करे. नेक्स्ट वी हैव डेवलपिंग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क. जब हम बात करेंगे सेफ सिस्टम ऑफ वर्क की, तो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क हमारा आगे चल के पूरा टॉपिक भी है कि किस तरह से आपका सेफ सिस्टम ऑफ वर्क काम करता है. किसी भी काम को महफूज तरीके से सरंजाम देने के लिए हम कैसे सिस्टम्स को डेवलप करते हैं. नेक्स्ट वी है वेलफेयर एंड फर्स्ट एड प्रोविजन. वेलफेयर और फर्स्ट एड आपने मुहैया करनी, कैसे अरेंज करने हैं. फायर सेफ्टी एंड प्रिवेंशन, इमरजेंसी प्रोसीजर, कंप्लायंस मॉनिटरिंग इंक्लूडिंग ऑडिटिंग. कंप्लायंस मॉनिटरिंग में आप क्या करेंगे, आप ये चीज देखते हैं कि आया कि किसी भी जगह पे काम तो किया जा रहा है, कहीं पे काम कानून शिकनी करके तो नहीं किया जा रहा. और ऑडिटिंग भी इसी ऑडिटिंग का जो प्रोसेस है वो भी इसी नोयत की चीज है जो मॉनिटर करती है कि सिस्टम ऑन ट्रैक होने के साथ साथ लाजमन वो सिस्टम आपका लीगली जो है वो चीजों के ऊपर पूरा उतर रहा हो. नेक्स्ट वी हैव इंडिविजुअल एक्टिविटी है जी, ये आप अपने तौर पे करेंगे. उसके बाद उसी तरह मेरे साथ शेयर करेंगे. कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर स्पेसिफिक हेल्थ एंड सेफ्टी हैजर्ड. अगर आपको हेल्थ एंड सेफ्टी हैजर्ड्स का पता है तो आप क्या करेंगे. Write down as many as you can think of which you believe should be included in the arrangement section of health and safety policy. के arrangement section of health and safety policy के अंदर specific health and safety hazard जो बंदा जिस organization में है या उसके इर्द गिर्द जो काम हो रहा है वो उसको सामने रखते हुए इनकी एक लिस्ट बनाए. लिस्ट बनाने के बाद मुझे WhatsApp या ईमेल पे शेयर करे ताकि मैं उसके ऊपर उसको मजीद गाइडलाइन दे सकूं. अरेंजमेंट्स में क्या होगा, स्पेसिफिक रिस्क एंड प्रॉब्लम. हमारी जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है इसके अंदर हर इंडस्ट्री के अंदर रिस्क और प्रॉब्लम्स मौजूद होते हैं. मेन टाइप्स अगर आप उन हैजर्ड्स की देखें तो वही मैकेनिकल, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, एर्गोनॉमिक्स, साइकोसोशल तरह के हैजर्ड्स होते हैं. लेकिन उनमें फिर आगे स्पेसिफिकेशन होती है. फॉर एग्जांपल, और वो स्पेसिफिकेशंस जो हैं उनके अंदर उन हैजर्ड्स के अंदर प्रायोरिटीज डेवलप करती हैं. फॉर एग्जांपल, एक ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे बड़ा हैजर्ड होगा वो फायर हो सकता है.
वो वहां पे HUS का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको फॉल फ्रॉम हाइट का हो सकता है। तो इस तरह ये आपके हैजर्ड या रिस्क डिफर कर सकते हैं, क्योंकि हर साइट की अपनी स्पेसिफिकेशन की वजह से वहां पे हैजर्ड्स भी जो हैं वो स्पेसिफाइड होंगे। एनीहाउ यहाँ पे स्पेसिफिक रिस्क एंड प्रॉब्लम की जब हम बात करते हैं तो लोन वर्किंग, अकेले काम करना मसला है, नॉइज एक्सपोजर कंट्रोल, शोर बहुत ज्यादा है, वाइब्रेशन एक्सपोजर कंट्रोल, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है। आने वाले लेक्चर्स में ये पूरे एलिमेंट्स के अंदर टॉपिक्स मौजूद हैं जिनको हम बड़ी डिटेल में वहां पे डिस्कस करेंगे कि किस लेवल तक हमें नॉइज या वाइब्रेशन का सामना करने की सूरत में हम सेफ रह सकते हैं। कंट्रोल ऑफ एक्सपोजर टू टॉक्सिक मटेरियल जहरीले जो जानलेवा साबित हो सके। कंट्रोल ऑफ क्राउड्स के अजूम है, उनको कैसे आपने काबू करना है। कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट रिस्क, स्पेसिफिक हेल्थ सर्विलेंस रिक्वायरमेंट एंड वेस्ट डिस्पोजल, कि आपका जो इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर काम करने के बाद जो वेस्ट होगा आपने उसको कैसे मैनेज करना है। इसीलिए वेस्ट मैनेजमेंट का भी बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ जगहों पर डिपार्टमेंट होता है जो प्रॉपरली वेस्ट डिस्पोजल का काम करता है। अच्छा जी, अब इसके अंदर अगर हम आते हैं नेक्स्ट, तो हम देखते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के हवाले से 2 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आप लिखेंगे और इनके आंसर लिख के मेरे साथ शेयर करेंगे। हाउ कैन अ पॉलिसी बी इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड एंड व्हेन शुड इट बी रिव्यूड, और इसको कैसे रिव्यू किया जा सकता है। नेक्स्ट वी हैव रिव्यूइंग पॉलिसी। अब हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी रिव्यू करने की अपॉर्चुनिटीज हमें कब कब मिल सकती हैं, कब कब वो मौके होंगे, कब कब वो लम्हात होंगे कि जिनमें हम हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का असर-ए-नो जायजा ले सकते हैं, रिव्यू ले सकते हैं। तो उनमें चेंजेस इन की पर्सनल, आपके ऐसे मुलाजमीन जो अहम ओहदों पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद हैं वो बदल गए हैं, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर आपका चेंज हो गया है, प्रोसेसेस चेंज हो गए हैं, और टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल पहले आप मैनुअली काम करते हैं, अब आपको मशीन से करना पड़ा है। लेजिस्लेशन, कानून में तब्दीली होने की वजह से आपको हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का रिव्यू लेना पड़ेगा। फॉलोइंग एन इंसिडेंट, एक इंसिडेंट हुआ जिससे हमें यह पता चला कि अब हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी इस काबिल नहीं है कि वो सरवाइव कर सके, तो हमें हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का रिव्यू लेना पड़ेगा। देन वी हैव एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फोर्समेंट एक्शन, इन्फोर्समेंट एक्शन हुआ, उसने बताया कि भाई ये आपका जो एक्सीडेंट हुआ है इसके पीछे मुहर्रिकात ये हैं कि आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी अब इस काबिल नहीं है कि उसके तहत मजीद सिस्टम को चलाया जा सके। आफ्टर एन ऑडिट रिपोर्ट के बाद हमें रिमेडियल एक्शन में ये सजेस्ट किया गया है कि हमने हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को रिव्यू करना है। आफ्टर वर्कर कंसल्टेशन, वर्कर की क्या कंसल्टेशन है, वर्कर से कंसल्ट किया, वर्कर के क्या फीडबैक आया, उसके मुताबिक चेंजिंग, और पैसेज ऑफ टाइम में आपको कोई कहता नहीं है बल्कि आपने डिसाइड किया होता है कि एनुअली हमने हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का रिव्यू लेना है। अच्छा जी, अब मॉड्यूल 2.2 भी खत्म हुआ है। इसके आखिर में भी आपके पास